हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम श्योर आप सब बहुत मज़े में होंगे। इस लॉकडाउन की स्थिति को है ना अपने बेटर में यूज़ कर रहे होंगे, बेहतरी में यूज़ कर रहे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। ऐसे मौके आपको लाइफ में दोबारा शायद ही कभी मिले। ठीक है। देखो, हाँ, ये कुछ लोगों के लिए एक बहुत बुरा समय है। ठीक है, बहुत बुरा फेज़ है जिसके थ्रू उनको गुजरना पड़ रहा है। लोगों की जॉब्स चली गई हैं, उनकी इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। ठीक है, वो सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ खुशकिस्मत लोग आप हैं जिनको सीखने का, पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना। तो इस मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि एक बार फिर ये लॉकडाउन हट गया तो अपनी रूटीन लाइफ में वापस चले जाएंगे और फिर आप यही कह सकते हैं, कहते रहेंगे कि हाँ, मुझे समय नहीं मिलता है ना, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो जितनी अपनी है ना स्किल सेट को आप निखार सकते हैं इस दौरान, उतना निखार निखार लें। ठीक है, तो आई एम श्योर। ठीक है, तो चलिए, ये सामने देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, मैंने कुछ कोटेशन लिखा हुआ है और ये बहुत ही मेरे मतलब बहुत ही क्लोज एक पर्सन है। ठीक है, उनका नाम भी दीपक है। उन्होंने इसको अपने फेसबुक है ना पोस्ट में शेयर किया था और ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप तक पहुंचाई जाए। और ये बहुत अच्छी लाइन है और ये बहुत ही हम सबकी लाइफ में है ना रोल प्ले करती है। हम कहाँ जाएंगे या कहाँ पहुंच सकते हैं उसके बीच में क्या लिखा हुआ है। योर गुड लाइफ इज एनिमी टू योर ग्रेट लाइफ। आपकी जो अच्छी जिंदगी है वो आपकी महान जिंदगी के लिए दुश्मन साबित होती है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे एक्चुअली कहा जा रहा है कि अगर हम अपने प्रेजेंट लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, हम जो भी कुछ आज कर रहे हैं अगर उसमें हमको है ना कंफर्ट दिखता है, हमको लगता है कि आप बढ़िया चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। ठीक है ना। तो एक दिन भगवान वो हमसे छीन लेगा, है ना। क्योंकि हम समय के साथ बदले नहीं, वक्त के साथ में बदले नहीं, तो इसलिए हमारे पास जो भी कुछ है आज वो पुराना हो जाएगा। ठीक है, और आने वाले समय के लिए हम तैयार नहीं होंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आज जो कुछ हमारे पास में है उसको, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए, लेकिन भविष्य की ओर आपका चेहरा हमेशा होना चाहिए, आपकी निगाहें हमेशा भविष्य को देखती रहें और आप बेहतर करते जाएं अपने आने वाले कल को। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, मैं वोकैबलरी लेकर आया हूँ। कैसे वोकैबलरी सीखनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या तरीके हैं आपके पास उसको सीखने के लिए, या कहा जाए आम भाषा में तो कितने औजार हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी वोकैबलरी को मास्टर कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, वो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी वोकैबलरी कमज़ोर है। ठीक है, नो डाउट वोकैबलरी एक बहुत है ना बड़ा एक सिलेबस, एक चैप्टर है, बहुत वाइड रेंज इसकी है। ठीक है ना, जिसे कवर करना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें जिसको मैथ्स भी पढ़नी है, जिसको रीजनिंग भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, जीके पर भी कमांड हासिल करनी है एंड इकोनॉमिक्स पर भी कमांड हासिल करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि वोकैबलरी कैसे पढ़े और कैसे उसको याद रखे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक आप जितने तरीके यूज करते आए हैं, ठीक है ना, मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये कहते हैं कि मुझे उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा या मेरी वोकैबलरी अभी भी बहुत ज़्यादा है ना बेसिक लेवल पे है, शुरुआती दौर में है, तो उसका मतलब है कि या तो आपका कंसंट्रेशन वीक है, ठीक है ना, आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे, और या फिर आपकी स्ट्रैटेजी में ही गड़बड़ है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, बहुत से स्टूडेंट मुझे ये बताते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते हैं आप न्यूज़पेपर, तो पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। तो उनका प्रश्न ये था कि सर बताइए, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बाकी काम कब करें? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं क्यों, ऐसा क्या, क्यों बोला आपने? तो आपको अखबार पढ़ने में कितना समय लग जाता है? तो उन्होंने बोला कि सर हम द हिंदू पढ़ते हैं और मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं अखबार पढ़ने में। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, साथ में मैं शॉक्ड भी रह गया कि 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है ना, इसकी आवश्यकता क्या है? तो देखो, अगर फ्रेंड्स आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप खुद को ये पूछिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के हासिल क्या करने वाले हैं। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता नहीं है तो आई एम श्योर आप गलत तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को है ना शेप अप कर रहे हैं, तो आपको ये तरीका चेंज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न होता है उनसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, इससे क्या आपको हासिल होने वाला है? तो सबसे कॉमन आंसर आता है, सर इससे वोकैबलरी इंप्रूव होती है। तो मेरा आंसर है नहीं,
आप गलत बोल रहे हैं, इससे वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो फिर वो शॉक रह जाते, पहले मुझे शॉक हुआ, फिर बाद में वो शॉक हो गया कि हमें तो यही पता था न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती है। तो मैंने कहा भाई स्ट्रांग हो जाती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनकी होती है जिनको पहले से ही वर्ड्स पता हो। ठीक है ना, वहां पे रूल ऑफ रिपीटेशन या रूल ऑफ डुप्लीकेशन काम करता है कि आपकी मेमोरी में कोई इमेज फॉर्म हो रखी है और आप चाहते हैं उस इमेज को पक्का करना, तो वो इमेज आपको बार बार देखनी होगी। ठीक है, तो जिनकी वर्ड मीनिंग या जिनका वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो वो उसको स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हैं। कैसे? बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि वहां पे उनको अपने द्वारा याद किए गए वर्ड्स का यूसेज दिखाई देगा, उसका इस्तेमाल दिखाई देगा। ठीक है ना, लेकिन वो व्यक्ति जिसने आज न्यूज़पेपर फर्स्ट टाइम पकड़ा है, उसके लिए तो वो जी का जंजाल है। ठीक है ना, उसके लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को अखबार अभी नहीं उठाना चाहिए। ठीक है ना, फिर क्या करना चाहिए उसको, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फिर लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा भाई पहला वाला अगर केस नहीं सुधरा तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी, आप रीडिंग करते समय कई बार पॉजेज लेंगे, कई बार आप ब्रेक लेंगे। ठीक है ना, और जितनी बार आप ब्रेक लेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड रीडिंग हैम्पर करेगी। पिछला वीडियो मेरा उठा के देख लीजिए, जब मैंने स्पीड रीडिंग की बात की थी, मैंने क्या कहा था, ऐसी नॉवेल उठाइए, ऐसी मैगजीन उठाइए जो आपको इंटरेस्ट करती हो, जिसमें आपकी रुचि हो। ठीक है, ऐसा कुछ मत उठा लीजिएगा जिसमें आप पहली बार उसको देख रहे हैं। मान लीजिए आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और आप आज उठा लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ। ठीक है ना, तो चैप्टर आपके लिए है ही नहीं। आप जितनी बार उसको कोशिश करेंगे पढ़ने की, आपको है ना वो थका देगा, आपको वो उबा देगा, बोर हो जाएंगे आप उससे, और 3 से 4 दिन के बाद आपका मन भी नहीं करेगा उसको दोबारा है ना देखने की। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बेहतर करनी है तो सबसे पहले आपको ऐसा आर्टिकल, ऐसी स्टोरी को उठाना चाहिए जिसके मीनिंग, सॉरी, जिसके वर्ड्स आपको पहले से पता हो। ठीक है, जिससे आपकी स्पीड बेहतर हो सके। ठीक है, तो वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग नहीं हो रही है तो साथ साथ में स्पीड रीडिंग भी आपकी नहीं आ सकती है। फिर तीसरा वो मुझे केस बताते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हमारा पैसेज में स्कोर आने लग जाए। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले दो नहीं हो सकते और तीसरा वाला पॉइंट जो आपने बताया ये भी नहीं हो सकता है। ओके, वर्ड ऑफ कॉशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए चेतावनी है। यहाँ इजी का मतलब ये नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इजी डज नॉट मीन यू डू नॉट हैव टू पुट इन एफर्ट्स। यहाँ इजी का मतलब ये नहीं है कि आपको एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो एफर्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस देम। आप जो भी वर्ड्स है ना सीखेंगे, आपको उनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके, यूज देम इन योर कन्वर्सेशन, अपनी कन्वर्सेशन में उनको यूज करना पड़ेगा। ओके, स्टे इंटरेस्टेड, पूरा टाइम जब भी आपको लगे कि मुझे वोकैबुलरी सीखनी है, मुझे आ नहीं रही है, मैं चाहता हूं मुझे आ जाए, उतना टाइम आपको इंटरेस्टेड रहना पड़ेगा। स्टे फोकस्ड, आपको फोकस रहना पड़ेगा। शो कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरेस्टेड तो हैं, आप बेहतरी चाहते भी हैं, लेकिन आप नेगेटिव सोचते हैं, अभी सोचते हैं यार पता नहीं पिछली बार तो मैं ट्राई किया था है ना, कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं था, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं, मैं रोज 5-5 वर्ड्स याद कर रहा हूँ, और आज संडे आ गया तो काम करते हैं, आज के 5 छोड़ देता हूँ, मैं कल 10 कर लूंगा। तो मेरी सलाह आपसे यह है कि कल 10 क्यों करेंगे आप? आपने रोज 5 की बात की थी ना, तो कल भी 5 ही कीजिए, लेकिन आज के 5 को भी करना होगा, इसको मिस नहीं कर सकते आप। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका वो रूल टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शो परजर्वेरेंस। ठीक है, वैसे तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं परजर्वेरेंस का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आज आप इस सेशन को अटेंड करते हैं, ठीक है, आप इस सेशन से बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा आप है ना चार्ज अप हो गए, और आपने ठान लिया कि मैं 30 दिन का एक प्लान बनाता हूँ कि 30 दिन मुझे, मान लीजिए आपने 5 वर्ड की बात कर ली, तो 5 3 15 माने 150 वर्ड का प्लान आपका होगा कि एक महीने में 150 नए वर्ड में सीखने वाला हूँ। आपने ये प्लान बनाया, ठीक है ना। अब प्लान कितने दिन का था? 30 डेज का था। तो 30 डेज तक पहुंचने से पहले, 30 डेज तक पहुंचने से पहले आप अपना रोज का जो टास्क आपने ले रखा है उसे छोड़ेंगे नहीं, आप गिव अप नहीं करेंगे, चाहे रिजल्ट आए चाहे नहीं आए। ठीक है, इंग्लिश में कहावत है
व्हाट यू हैव स्टार्टेड फिनिश इट। आपने जो भी कुछ शुरू किया है उसे खत्म करिए, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह से हर बार आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे लेकिन उसे फिनिश नहीं करेंगे तो आप अपने है ना फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में है ना इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे, इररेगुलर कहलाएंगे, या फिर आप कहलाए जाएंगे इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और धीमे धीमे आपकी बातों का असर पड़ना लोगों पे कम हो जाएगा, लोग आप में इंटरेस्टेड भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ भी अगर आप स्टार्ट करते हैं उसे फिनिश करिए, इससे आप लोगों की नज़र में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी और आप पर लोग ट्रस्ट भी करने लग जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इजी को यहाँ पर इजी मत समझना कि हाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, करना फिर भी पड़ेगा, लेकिन जो एफर्ट्स अभी तक आप लगा रहे थे उससे बेहतर परिणाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सो देर आर मेनी वेज ऑफ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग वोकैबुलरी। शब्दों को याद करने के और याद रखे जाने तक, शब्दों को याद करने के और उनको याद रखे रहने के लिए बहुत सारे प्रकार के तरीके हैं हमारे पास में, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा प्रोसेस लेकर आया हूं जो ये मुझे हेल्प करते हैं, ठीक है, और ये आपको भी हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट इज कीप एन ऑर्गेनाइज्ड वोकैबुलरी नोटबुक। आपके पास एक नोटबुक हो जो ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। अब देखो एक बात आपको मैं और बता दूं, इस वीडियो को है ना अगर आप देख रहे हैं तो पूरा ही देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातों का है ना मैं समर्थन भी करूंगा, साथ में खंडन भी करूंगा। तो आप आधा सुन के मत पहुंच जाइएगा कि अरे सर ने तो कहा था कि वोकैबुलरी की नोटबुक बनानी है, मैं तो पहले से बनाता हूँ, मतलब मुझे पता है क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। और आपने वीडियो यहीं छोड़ दिया और फिर आपको हो गया नुकसान, घाटा, कि आपने कहा सर ने बकवास बोली, सर ने बिल्कुल बेकार बात बोली, इससे मुझे फायदा नहीं होता, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक जोक सुनाता हूँ, जोक एक्चुअली किस्सा है, ठीक है। एक एरोप्लेन का जो कर्मचारी होता है, वो सफाई कर्मचारी होता है, वो एक बार एरोप्लेन को साफ कर रहा होता है, ठीक है ना। और साफ करते करते उसे एक बुक मिलती है, उस पर लिखा होता है 7 स्टेप्स ऑफ लर्निंग हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन। 7 स्टेप में सीखिए एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है, ठीक है। भाई उससे अच्छा मौका से क्या मिलता, एरोप्लेन में कोई भी नहीं है, एरोप्लेन के अंदर है वो, उसके हाथ में गाइड भी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहला पन्ना पलटा, उसमें लिखा हुआ था कि एरोप्लेन में कॉकपिट के पास में ग्रीन कलर का बटन होगा, स्विच होगा, उसको प्रेस करेंगे तो इंजन ऑन हो जाएगा। तो है ना बहुत जिज्ञासु था वो, उसने क्या किया, जैसे ही वो पढ़ा वो पहुंच गया है ना अपने कॉकपिट में और उसने ग्रीन बटन को ऑन किया और जैसा कि लिखा था किताब में इंजन ऑन हो गया। उसकी तो खुशी की लहर दौड़ गई, उसकी तो खुशी की सीमा नहीं रही, वो इतना खुश हो गया कि कुछ कहने के नहीं, ठीक है। फिर उसने पन्ना पलटा और क्या दिखता है, इसमें लिखा है ऑरेंज बटन दबाने से है ना पहिए चलने लग जाएंगे। फिर क्या था, उसने वैसे ही ऑरेंज बटन दबाया, पहिए चढ़ने लग गए, वो और खुश हो गया और एक्साइटेड हो गया, ठीक है। फिर उसमें लिखा हुआ था लीवर को खींचने से प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। तो उसने लीवर को खींचा और प्लेन टेक ऑफ हो गया, ठीक है। अब उसने किताब को रख दिया किनारे और एरोप्लेन को उड़ाने लग गया, मजा उसको आने लग गया, खूब उसने उड़ाया, इधर उधर उड़ाया, आधा घंटा लमसम बीता था एरोप्लेन उड़ा के। अब उसका मन भर गया, उसने कहा कि यार बहुत उड़ा लिया, चलो अब वापस चलते हैं, है ना। तो उसने किताब का पन्ना पलटा और पीछे लिखा हुआ था कि अगर आपको आगे प्लेन उड़ाना सीखना है तो इसका द्वितीय भाग खरीदिए। समझ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको और सीखना है एरोप्लेन के बारे में कैसे उड़ाया जाता है तो इस किताब का जो दूसरा भाग है वो खरीदिए। आप सोचिए उसके पास में दूसरा भाग तो था ही नहीं, तो उड़ाना तो वो सीख गया लेकिन उसको प्लेन तो उतारना आता ही नहीं है, तो क्या होगा आप सोचिए जरा, ठीक है। तो कभी भी कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ठीक है, और वी कैन से अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। थोड़ी जानकारी होना नुकसानदेह है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था जो पहला पॉइंट है कीप एन ऑर्गेनाइज्ड वोकैबुलरी नोटबुक, ये किन के लिए है, ये जनरली उन लोगों के लिए है जो स्कूल में है, ठीक है, जिनको बेसिक वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, ये उनके लिए है। लेकिन जिनको है ना एग्जाम देना है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, बैंक का, एसएससी का, या फिर कोई भी और हायर लेवल एग्जाम देना है, उनके लिए मेथड किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल उस प्रकार का हो गया कि आपने एक डिक्शनरी को देखा और डिक्शनरी की हूबहू कॉपी बना ली। अब मुझे बताइए, जब आपके पास पहले से ही डिक्शनरी थी तो फिर आपने क्यों बनाया,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना टाइम वेस्ट कर जाएंगे। और इतने ज़्यादा वर्ड्स, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर उठाया और आपको आज मिल जाते हैं 20 वर्ड, ठीक है, आप बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई मुझे नए 20 वर्ड मिल गए, एग्जाम में आएंगे तो मैं इनको है ना सही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको आज 20 मिले हैं, कल बता दूं आपको और 20 मिलने वाले हैं, फिर और 20 मिलने वाले हैं। इस प्रकार से पूरा अंबार लग जाएगा वोकैबलरी का, वर्ड्स का, लेकिन आप उनको यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको ये काम करने से फायदा तो होगा, लेकिन ये फायदा तभी देगा आपको जब आपका कोई गोल ऐसा नहीं है 3 महीने का, 4 महीने का, ठीक है। आपके पास में 1 साल का, 2 साल का समय है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। 5 वर्ड रोज लिखिए, है ना, उनको अगले दिन फिर याद करिए, रिव्यू करिए, फिर अगले 5 वर्ड लिखने बैठ जाइए, ठीक है। दूसरा है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब होता है क्रिएटिंग इमेजेस इन द वर्ड्स। शब्दों में इमेजेस क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। आप कोई वर्ड देख रहे हैं, उसमें चित्र बना लीजिए, और उन चित्रों से वो वर्ड्स आपको बहुत दिनों तक याद रहने वाले, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है पुटिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स टुगेदर। आप एक साथ लिख लीजिए, एक वर्ड लिखिए, उसके जितने सिनोनिम होते हैं साथ में लिख लीजिए, उनके एंटोनिम होते हैं वो भी साथ में लिख लीजिए। इनकी भी हम बात डिटेल में करने वाले हैं। देन रूट वर्ड्स, ठीक है, रूट वर्ड्स का भी मेथड होता है, आगे डिस्कस करेंगे इसको हम। देन रिमेंबरिंग वर्ड्स इन एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में वर्ड्स याद करना, इसको भी सीखेंगे हम लोग। एंड फाइनली है वोकैबुलरी गेम्स, ठीक है। चलिए बार बार समझते हैं इनको। तो पहला है कीप एन ऑर्गेनाइज वोकैबुलरी नोटबुक और नेमोनिक्स। हम 2 पॉइंट साथ में सीख रहे हैं, ठीक है, दोनों को आप एक साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला है हमारे पास में वर्ड नेसेंट, ठीक है, या नेसेंट। तो जब भी आप कोई वर्ड मिलता है आपको नया, है ना, उसको अपनी कॉपी में लिखिए, और साथ में ये भी लिखिए कि उसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है, मतलब वो नाउन है, वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव, वो है क्या। तो देखा क्या लिखा हमने, नेसेंट लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है एडजेक्टिव। और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपके लिए एक पॉइंट और जोड़ना है इसमें कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान रहे, हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर हर एक हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जितने मिलते जाएं आप उतने करते जाएं, ठीक है। तो हिंदी क्या है इसकी, नवजात, नेसेंट मतलब होता है नवजात। उसका इंग्लिश मीनिंग हो गया जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड डिस्प्लेइंग साइंस ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। अभी अभी एग्जिस्टेंस में आया है, अभी अभी जन्मा है, और फ्यूचर के, भविष्य के जो पोटेंशियल है, माने क्षमताएं हैं, उनको दर्शाना, उसे बोलते हैं नेसेंट। फिर मेमोरी टिप, है ना, याद करिए मैंने बात की थी नेमोनिक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेमोनिक्स है न सेंट या फिर न्यू सेंट। सेंट माने क्या होता है, परफ्यूम होता है ना, हाँ, उसी की यहाँ बात हो रही है। समथिंग न्यू ऑलवेज गिव्स ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ सेंट। कोई चीज़ आप नई खरीदी है या आपके पास नया आए है तो उसकी महक ही बिल्कुल अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द न्यू बुक स्मेल, नई किताब की स्मेल, एंड द न्यू कार स्मेल, नई कार की महक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं न्यू सेंट या नेसेंट, ठीक है। तो न्यू सेंट भी लगा सकते हैं और नेसेंट से भी इसको याद रख सकते हैं। तो आप जहां इसको लिख रहे हो वहां पे न्यू सेंट लिख दीजिए, है ना, आपको याद रहेगा ये। और फिर साथ में काम आपको और करना है, इसको सेंटेंस में पिरोने की कोशिश करिए। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द नेसेंट एरोस्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। वह इंडिया में जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, जो अपने नेसेंट स्टेज में है, उस पर इन्वेस्ट करना, माने निवेश करना चाहता है, ठीक है। तो आपको वर्ड लिखना है, बगल में उसका ग्रामेटिकल स्टेटस लिखना है, हिंदी ट्रांसलेशन अगर हो सके तो वो लिख लीजिए, इंग्लिश का मीनिंग भी साथ साथ में लिखिए उसके, ठीक है ना। फिर मेमोरी टिप, देखो ये मैंने बनाया है, आप कुछ और तरीके से बना सकते हैं इसको, ठीक है। और साथ साथ में उसका सेंटेंस भी बना के कोशिश कीजिए कि कैसे वो बन सकता है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति आपके आसपास में हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये, है ना, जानता है इंग्लिश या थोड़ी बहुत उसको पता है, आपसे ज़्यादा पता है, तो आप उसको दिखाइए कि क्या मैंने सेंटेंस बनाया, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है। और मिस्टेक है तो वो आपकी ठीक मिस्टेक को ठीक कर देगा और आपको वहाँ भी बेनिफिट मिल जाएगा। बढ़ते आगे, अगला वर्ड है कंसेंट, ठीक है। तो कंसेंट वर्ब या नाउन होगा, ठीक है। कंसेंट सेम स्पेलिंग में वर्ब के तरह भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं और नाउन के तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सहमति, ठीक है, सहमत होना, मानना किसी बात को। इंग्लिश का मीनिंग इसका है अग्रीमेंट। और इसका मेमोरी टिप है, माने नेमोनिक्स से देखा जाए तो है को प्लस सेंट, ठीक है। को से क्या बन गया, को से बन गया कोऑपरेटिव, माने सहयोग देना, और सेंट माने भेजना हो गया, ठीक है। देखो सेंट है ना इसमें, एसी एंटी सेंट माने भेजना हो गया। तो इसका कैसे बनाया हमने, वी ऑल कंसेंटेड टू कोऑपरेट एंड सेंड द पुअर बट टैलेंटेड यंग बॉय टू द
ओलंपिक्स। माने हम सब ने सहमति जताई और हमने कोऑपरेट किया, हम सब ने सहयोग दिया और भेजा गरीब लेकिन टैलेंटेड यंग बॉय को। कहाँ भेजा हमने? ओलंपिक्स में भेज दिया। ठीक है, तो कंसेंट यहां से आप देख सकते हैं सहमति जताना। अब सेंटेंस भी इसका बना लीजिए, द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इज इंपॉर्टेंट इन टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जो कंसेंट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनका भी स्टेक, जिनका पैसा लगा हुआ है, उन सबकी सहमति होनी बहुत जरूरी है ना, क्या करने के लिए? टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी फैसले को लेने के लिए उनकी, है ना, कंसेंट बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जर्मेन, जर्मेन क्या है? जर्मेन एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सार्थक और इंग्लिश है रेलेवेंट। ठीक है, माने रिलेटेड, संबंधित इसका मतलब हो सकता है। और मेमोरी टिप देखिए, जर प्लस मेन, अगर मैं, ठीक है, जर्मेन अगर मैं, तो अगर जर्मेन, जर मेन या जर माने भी कर सकते हैं। अगर माने, उसका कैसे बनाएंगे? अगर माने, अगर जर्मेन बातें करोगे तो सब मानेंगे, लेकिन हजार चीजें बीच में लाने की कोशिश करोगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उससे संबंधित। आप देखो, ये तो कर सकते हैं कि मैं किसी बात को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर दूं ताकि आपको वो बात अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन वो बात पूरी गोल हो जाए, मैं कुछ और बोलने लग जाऊं और फिर वापस उसकी बात करूं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना, किसी के समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो क्या हो गया? सार्थक, समर्थ, है ना, संबंधित या रिलेवेंट या रिलेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, द मीडिया हैज बीन advised to only ask questions that are germane to the ongoing water crisis in the country and leave out the scandals and politics। इसका मतलब क्या है कि मीडिया को ये एडवाइस दिया गया है कि सिर्फ वही सवाल पूछें जो अभी प्रत्यक्ष चल रही जल की समस्या से संबंधित हो। ठीक है, देश में जो चल रही है, और जितने भी स्कैंडल्स हैं, जितनी पॉलिटिक्स है, उसको किनारे छोड़ दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेटेड। तो ये क्या हो सकता है? ये वर्ब हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है उल्लसित। ठीक है, हर्ष उल्लास से इसका, है ना, मीनिंग निकालिएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग है बिकम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाना। और मेमोरी टिप इसका है इट राइम्स विद एलिवेटेड, है ना, इसकी जो स्पेलिंग है, जो साउंड है, वो एलिवेटेड जैसा दिखता है। तो व्हेन यू गेट अ प्रमोशन, जब आपको प्रमोशन मिलता है, माने एलिवेटेड इन पोजीशन। मान लीजिए इस टाइम आप, है ना, क्लर्क हैं, ठीक है, और क्लर्क की पोजीशन यहाँ पे है मान लीजिए, और अब आप बन गए हैं पीओ, मतलब आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं, तो आपका क्या हो गया? पोजीशन आपकी एलिवेटेड हो गई है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे इलेटेड, आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब खुशी मिलना ही तो हुआ। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द प्लेयर वॉज इलेटेड आफ्टर ही डिफीटेड द वर्ल्ड नंबर 1 इन द फाइनल्स। फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर उसे कितनी खुशी मिली है। आप सोच के देखिए जरा, अगर आपको जॉब मिल जाए, जो जॉब आप चाहते हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, वो मिल जाए, तो क्या आप इलेटेड नहीं होंगे? बिल्कुल इलेटेड होंगे। ठीक है ना, बस वही है, आप सेंटेंस को में का इस्तेमाल करें, आप मीनिंग के मिलते चले जाएंगे और याद रहेंगे बहुत समय तक। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है अक्षम, इसका इंग्लिश होता है लैकिंग स्किल टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए स्किल का अभाव होना, माने हुनर की कमी होना। और यहाँ से मेमोरी टिप देख लीजिए, इन कॉम्पिटेंट। ठीक, किसी वर्ड में इनका मतलब होता है विदाउट या कमी, है ना, इसका निकाल सकते हैं। इनका मतलब क्या हो गया? नो हो गया। और कॉम्पिटेंट से बना सकते हैं कंपटीशन, माने कोई कंपटीशन ही नहीं है आप में। ठीक है, कि आपने बोला कि भाई, है ना, ये दो लोग हैं और इनके 50 में से 40 नंबर आते हैं, इनके 50 में से 35 नंबर आते हैं। ठीक है, और आप इधर खड़े हुए हैं और आपके 50 में से आते हैं 25 नंबर। ठीक है, तो आप ये देख तो रहे हैं इन दोनों को कि इनके नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके भी 40 नंबर 35 नंबर आ जाए 50 में से, लेकिन आप अपना मनोबल जो है वो धीमे धीमे खोते जा रहे हैं। तो क्या है? देर इज नो कॉम्पिटिशन इन यू, नाउ यू हैव बिकम इनकॉम्पिटेंट, आप इनकॉम्पिटेंट बन गए हैं। आप इनसे स्पर्धा ही नहीं कर रहे, आप इनसे मुकाबला ही नहीं कर रहे, आप इनको जीतने दे रहे हैं।
ठीक है। तो मान लीजिए कल को कोई एग्जाम होता है और इनके, ठीक है ना, मान लीजिए इन्होंने इंप्रूव भी नहीं करा और 40 वाले के मान लीजिए 35 आ गए और 35 वाले के मान लीजिए 30 आ गए, ठीक है, तब भी ये आपसे, है ना, हमेशा आगे ही रहेंगे क्योंकि आपने तो स्पर्धा की नहीं। क्या पता थोड़ी सी एफर्ट लगा के आपके भी 30 नंबर आ जाते या आपके भी 35 नंबर आ जाते, तो क्या आपका सिलेक्शन होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता, ठीक है। तो किसी भी केस में गिव अप मत करिए, हार बिल्कुल मत मानिए। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द इनकॉम्पिटेंट सिक्योरिटी गार्ड स्लेप्ट एट एज द हाउस वाज रॉब्ड अंडर हिज नोज। या अंडर हिज नोज जो है ये मुहावरा है, माने किसी की मौजूदगी में कोई काम हो जाए, बुरा काम हो जाए, तो उसके लिए कह सकते हैं कि आप सोते रहे, आपके नाक के नीचे से काम हो गया, ठीक है, तो अंडर हिज नोज। अब बताइए अगर सिक्योरिटी गार्ड को मैं या आप काम पे रखें तो काम उसका क्या होता है कि वो जागता रहे, हम सोते रहे, वो हमारे घर की सामान की रखवाली करता रहे। पर वो कैसा है, वो सो रहा था, तो कैसा है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो अक्षम है, काम करने लायक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पहले तरीके जहां पे हम वर्ड्स के साथ में, है ना, हम ना लिखें सिनोनिम्स, ना लिखें एंटोनिम्स, है ना, कुछ हम नहीं करें, हम बस एक काम करें कि हम उसमें ग्रामेटिकल स्टेटस लिख दें, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटा दूं जी। पहला काम हम करें कि उसका ग्रामेटिकल स्टेटस लिख दें, दूसरा काम हम ये करें उसका हिंदी मीनिंग लिख दें, तीसरा काम हम ये करें कि उसका इंग्लिश मीनिंग लिख दें, चौथा काम हम ये करें कि उसमें कोई टिप निकालें, ऐसा निमोनिक निकालें कि जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का, तो सिक्योरिटी गार्ड से आप निकाल सकते हैं इनकॉम्पिटेंट, ठीक है ना। और पांचवा काम इसमें करें कि आप उसका सेंटेंस बनाएं, ठीक है। तो आप कोई वर्ड अगर लिख रहे हैं, और ध्यान रखें ये प्रोसेस तब ज्यादा कारगर होगा जब आपके पास में समय की कमी नहीं हो, ठीक है। कोई ऐसा गोल नहीं बना रखा है कि मान लीजिए आपने बोला कि मेरे को, है ना, आज से 3 महीने बाद कोई एग्जाम देना है और फिर ये प्रोसेस आप यूज करेंगे तो कोई फल निकल के नहीं आएगा, है ना। आप इससे फ्रूट निकाल सकेंगे तभी जब आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। अगला है पुटिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स टुगेदर। एक साथ में रखने हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है पहला अबैंडन का, ठीक है। अबैंडन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक काम आपको करना है, अब यहाँ पे हिंदी नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। किसी भी, ठीक है, मेरा ये मानना है किसी भी इंग्लिश वर्ड को अगर आपको सीखना है तो उसकी अपनी वोकैबुलरी को ही आपको फॉलो करना होगा, उससे वो वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और वो दिन तक याद भी रहने वाला है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप इंग्लिश में इसको लिखें। अबैंडन का मीनिंग तो क्या होता है, देखो मैंने सिनोनिम भी लिख लिए, मैंने एंटोनिम भी लिख लिए। तो सिनोनिम क्या है, एब्डिकेट, डिजर्ट, लीव। अब मुझे बताइए कितनों को लीव नहीं पता है वर्ड, पता है कितनों को, बताइए जरा, वहां पे यस लिखिए जरा, है ना। अबैंडन का मतलब लीव होता है, और लीव किसका, एब्डिकेट का मतलब भी लीव होगा, डेजर्ट का मतलब भी लीव होगा, अबैंडन का मतलब, हम सॉरी, अबैंडन का मतलब भी लीव होगा, रिजाइन का मतलब भी लीव है। मतलब एब्डिकेट से लेके ये फ्रॉम तक जितने भी वर्ड लिखे हैं सबका मतलब क्या होगा, लीव ही होगा। और देख लेते हैं, है ना। रिजाइन का मतलब भी आप जानते होंगे, रिजाइन का मतलब भी आप जानते होंगे, है ना। क्विट का मतलब भी जानते होंगे, रिटायर का मतलब भी आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद में गिव अप का मतलब भी आप जानते होंगे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको पता होंगे, बस क्या है आपकी आसान वोकैबुलरी के साथ साथ में, है ना, रेपुडिएट जैसे मुश्किल वर्ड लिख लीजिए, है ना, सीड जैसे मुश्किल वर्ड भी लिख लीजिए, है ना, रिनाउंस, फॉरस्वेयर, एब्जूर, ठीक है, एब्डिकेट, अबैंडन, डेजर्ट, फॉरगो, रेलिंक्विश, ऐसे वर्ड भी साथ साथ में लिख लीजिए, ठीक है। भाई जो एक का मीनिंग होगा वही सबका मीनिंग होगा ना। हाँ, इस्तेमाल का फर्क हो सकता है, मैं वो मानता हूं, लेकिन एक बार आप आसान वोकैबुलरी और मुश्किल वोकैबुलरी साथ में लिख लीजिए जिनका मीनिंग एक हो, ठीक है। फिर इसका एंटोनिम देख लीजिए, अडॉप्ट, डिफेंड, ऑक्यूपाई, सीक, एडवोकेट, फेवर, प्रोसिक्यूट, सपोर्ट, assert, haunt, protect, undertake, cherish, hold, pursue, uphold, claim, keep, retain, vindicate, quote, maintain, ठीक है ना। ये सारे आपके इसके एंटोनिम है, ठीक है। तो लीव का मतलब क्या हुआ बताइए, आई एम श्योर ये तो आप जानते होंगे
लीव का मतलब हो गया अबैंडन, एब्डिकेट, एब्जूर, डिसकंटिन्यू। ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा देखिए मैंने क्या किया, दूसरा वर्ड है अबैश। ठीक है, दूसरा वर्ड है, ओके इधर है, दूसरा वर्ड है अबैश। इसके भी मैंने सिनोनिम एंटोनिम लिख लिए हैं। पहला वर्ड है बी विल्डर, डोंट, एम्बैरस, मोटिफाई, शैग्रिन, डिसकंपोज, हम्बल, overawe, confound, disconcert, humiliate, shame, confuse and dishearten। ठीक है, अब इन सब में अगर मैं नोटिस करूं तो मुझे लगता है एम्बैरस वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम्बल वर्ड आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में ह्यूमिलिएट वर्ड पता होना चाहिए, डिसहार्टन पता होना चाहिए, कंफ्यूज पता होना चाहिए और शेम भी पता होना चाहिए। ठीक है, इन वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए आपको। तो अबैश इनका सबका सिनोनिम है। ठीक है, एनिमेट, चीयर, एनकरेज, रैली, बॉय, एम्बोल्डन, इंस्पिरिट, अपहोल्ड। और इन सब में से आपको चीयर का मतलब और एनकरेज का मतलब तो पता होगा, तो वहां से आप इनका मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं, आपको सिर्फ इतना नहीं करना है ना, सिनोनिम एंटोनिम लिखने के बाद आपको एक काम और भी करना है। क्या करना है ये देखते हैं। तो अबैंडन के जितने भी मीनिंग है, आपको जो मैंने वर्ड बताए थे, उन सबको बारी बारी स्टडी कीजिए। ठीक है, अबैंडन, अब्डिकेट, क्विट, है ना, इन सबको स्टडी कीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, अबैंडन इज अ वर्ड ऑफ वाइड सिग्निफिकेंस। इसके बहुत सारे यूसेज हो सकते हैं। अप्लाइंग टू पर्संस और थिंग्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, एब्डिकेट एंड रिजाइन अप्लाई टू ऑफिस, एंड ऑफिस के लिए अप्लाई करते हैं एब्डिकेट और रिजाइन को। अथॉरिटी और पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं सीड को, सॉरी, एब्डिकेट और रिजाइन को अप्लाई करते हैं ऑफिस, अथॉरिटी और पावर के लिए। पावर, अथॉरिटी, ऑफिस जब आपको लगे कि इनका इस्तेमाल हो रहा है तो आप उनको लीव वर्ड यूज करने के बजाय एब्डिकेट और रिजाइन का इस्तेमाल करें। सीड का इस्तेमाल क्या करेंगे, सीड टू टेरिटोरियल पोजेशन, है ना। सीड का इस्तेमाल कहाँ करना है, आपने टेरिटरी को पोजीशन में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। सरेंडर स्पेशली टू मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस को अगर आपने, है ना, लीव कर दिया तो वहां पे आप सरेंडर वर्ड का इस्तेमाल करें। एंड मोर जनरली टू एनी डिमांड, क्लेम और पैशन, किसी की डिमांड को, किसी के क्लेम को, किसी के पैशन की तरफ अगर आपका झुकाव है तो वहां पे आप सरेंडर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्विट वर्ड का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, देखो, क्विट कैरीज एन आइडिया ऑफ सडननेस और अब्रप्टनेस, नॉट नेसेसरली इंप्लाइड इन अबैंडन, एंड मे नॉट हैव द सेम सजेशन और फाइनलिटी। ठीक है, क्विट का सडननेस से रिलेशन है, अचानक कुछ हो जाए तो मैं क्विट वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है ना, और जरूरी नहीं कि उसका रिलेशन अबैंडन के साथ में निकल कर आए, और हो सकता है उसका सेम मीनिंग फाइनल के साथ में भी ना निकल कर आए। ठीक है, नेक्स्ट, किंग जो है, देखो यहाँ पे सेंटेंस यूज किया हुआ है, किंग जो है अपने थ्रोन को एब्डिकेट करता है, अपनी टेरिटरी को सीड करता है, अपने फॉलोअर्स को डिजर्ट करता है, रिलीजन को रिनाउंस करता है, टाइटल को रेलिंक्विश करता है और डिजाइन्स को अबैंडन करता है। मतलब हर केस में इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा, लीव निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी इनका, है ना, इनको सीख सकते हैं। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, मैं इसकी भी पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा ना, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अबैश के साथ भी मैंने ऐसा ही किया हुआ है। ओके ओके, अब बारी है रूट वर्ड्स की। ठीक है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं बता देता हूं आपको मैं। रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है, और जड़ ही इसका रिलेशन है। मैं किसी भी वर्ड की बात करूं तो उस वर्ड के, जैसे अगर मैं बात करूं, वर्ड है PHO PHONETICS। ठीक है, वर्ड है फोनेटिक्स। अब जरा बताइए वर्ड का रिलेशन किसके साथ में हो सकता है, तो बता दूं आपको मैं, इसमें दो वर्ड्स हैं। एक तो वर्ड है ICS, ये आपका रूट वर्ड है। दूसरा फोन आपका रूट वर्ड है। फोन का मतलब हो जाता है साउंड। ठीक है, और आईसीएस जब आप किसी वर्ड में लगाते हैं तो उसका मतलब होता है साइंस या स्टडी। ठीक है, साइंस या फिर स्टडी इसका मतलब हो जाता है।
ओके। तो जब भी आप कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर छुपे हुए वर्ड्स को भी आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, और उनसे आप बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला है, ठीक है, रूट वर्ड ए। ए सबसे पहला वर्ड है। बहुत सारे वर्ड के स्टार्टिंग में अगर मैं ये वर्ड को देखूं, लेटर को देखूं, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर है ये, आप हटा के देख लीजिए। एग्जांपल देखिए इसमें, अमोरल, अटिपिकल, एथीस्ट एंड ट्रॉफी। ठीक है, अब इसमें सब में हटा देंगे अगर ए, तो फिर भी ये सारे वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। मॉरल, टिपिकल, थीस्ट और ट्रॉफी एग्जिस्ट करता है वर्ड। ठीक है, और ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब होगा विदाउट, माने के बिना। तो अमोरल का मतलब होता है नाइदर मॉरल नॉर इमोरल, ना तो मॉरल है माने एथिक है, उसमें कोई भी है ना नैतिकता नहीं है, और ना ही वो अनैतिक है। ठीक है, अटिपिकल माने साधारण नहीं है। एथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। थीस्ट का मतलब होता है बिलीवर इन गॉड, और एथीस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अट्रोफी का मतलब होता है वेस्टिंग अवे, डिट्रॉयरेशन, किसी की क्वालिटी में कमी आते जाना, उसको बोलते हैं अट्रोफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ए बी का मतलब होता है डाउन, ऑफ या विदाउट, के बिना या है ना स्तर में कमी आ जाना। जैसे अब नॉर्मल माने नॉर्मल से दूर, तो कैसा हो गया? डिविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल का मीनिंग हो गया। एबहोर दैट मीन्स टू हेट और डिटेस्ट, नफरत करना, घृणा करना। एबोमिनेट का मतलब भी वही होता है, डिटेस्ट माने घृणा करना। अबडक्ट, टू टेक बाय फोर्स, है ना, ताकत से किसी को ग्रहण कर लेना, है ना। किडनैप भी इसका मतलब हो सकता है। एब्स्ट्रूस, हार्ड टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रैक्ट, कंसिडर अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल एग्जिस्टेंस, नॉर्मल एग्जिस्टेंस से बिल्कुल उसको दूर मानिए। ठीक है, तो ए भी इसमें आपका रूट वर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। एसी, एसी अगर लगा हुआ है स्टार्टिंग में तो उसका मतलब होता है बिटर या शार्प, माने कड़वा और तीखा इसका मतलब हो जाएगा। जैसे एक्यूट का मतलब होता है शार्प या सिवियर। जैसे आपने बोला कि एक्यूट इलनेस है माने बहुत ज्यादा सिवियर इलनेस है। एसर्बिक माने खट्टा, है ना। एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो बिल्कुल बकता सा है। जैसे आप नींबू की बात करें तो एसर्बिक इन टेस्ट होता है वो। एक्रिड, अनप्लेजेंटली शार्प और बिटर, बहुत ज्यादा तीखा। ठीक है, एक्रिड और एसिडिक दोनों सेम होते हैं। एसिडिक का मतलब भी सेम ही है। एक्रीमोनी का मतलब होता है बिटर एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। तो एनिमिटी या एनिमोसिटी का मतलब हो गया दुश्मनी, और बिटर मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ना कट्टर दुश्मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेने का मतलब गुड होता है, बढ़िया, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? माल। ठीक है, माने बुरा। तो बेनिफैक्टर ये भी पॉजिटिव वर्ड है, बेनिफिशियल ये भी पॉजिटिव वर्ड है, बेनेवोलेंट ये पॉजिटिव वर्ड है, बेनेडिक्शन ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेली का मतलब होता है वॉर माने युद्ध। बेलिकॉस, बेलिग्रेंट एंड रिबेल, इन सब में बेल वर्ड आया हुआ है, और इन सब का रिलेशन वॉर के साथ में। बेलिकॉस माने कौन? बेलिकॉस माने वॉर लाइक इन मैनर और टेम्परामेंट, बिल्कुल अपने है ना बिहेवियर में वॉर जैसी कोई स्थिति किसी व्यक्ति की हो जाए तो हम बेलिकॉस कह सकते हैं। ठीक है, और जो लड़ाकू होता है, लड़ने को हमेशा तैयार हो, उसे हम बेलिग्रेंट कहते हैं, और जो विरोध करे, विद्रोह करे, उसे हम रिबेल कहते हैं। नेक्स्ट, साइड और साइज। ठीक है, इसका मतलब मारना होता है, किल होता है। जैसे होमिसाइड, इंसिजर, इंसेक्टिसाइड, रेगिसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, इन सब में साइड वर्ड आया है, माने इसमें मारने की बात हो रही है। फ्रैट्रिसाइड में फ्रैट्री का मतलब हो गया ब्रदर, मैट्री का मतलब हो गया मदर, पैट्री का मतलब हो गया फादर, रेगी का मतलब हो गया किंग, इंसेक्ट का मतलब हो गया, इंसेक्ट का मतलब हो गया कीड़ा। ठीक है, इंसिजर का मतलब, ये तो हमारे हमारे दांतों का प्रकार है। द शार्प टूथ फॉर कटिंग फूड, ना हमारे जो कोने वाले दांत होते हैं इनको इंसिजर कहा जाता है। और होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर इन जनरल। होम का मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस, तो ये वाला होम यहां से निकल कर आया हुआ। आगे बढ़ते हैं। DYS, इसका मतलब होता है बैड या एबनॉर्मल। जैसे डिस्पेप्सिया माने अब नॉर्मल इनडाइजेशन, अपचन कह सकते हैं इसको, कि हमारे ना डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसको हम डिस्पेप्सिया कह सकते हैं। डिस्टोपिया का मतलब होता है एन इमेजिनरी प्लेस ऑफ टोटल मिजरी, ना एक ऐसी काल्पनिक जगह है जहां पे बिल्कुल सब कुछ दयनीय है। डिसलेक्सिया, ना तारे जमीन पे याद, आपको याद होगा, तो तारे तारे जमीन पे जो दर्शील सफारी का करेक्टर था उसको क्या था? उसकी प्रॉब्लम का नाम था डिसलेक्सिया, माने इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू हैंडल वर्ड्स, शब्दों आना की प्रॉब्लम को बोलते हैं डिसलेक्सिया।
डिसफंक्शनल माने बहुत बुरी तरह फंक्शन कर रहा है या फिर कह सकते हैं पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिसफंक्शनल कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेट का मतलब बॉर्न या पैदा होना होता है। इनेट माने जो बर्थ के साथ में है। नेसेंट याद करिए पहला ही हमारा जो स्लाइड था है ना, पहले प्रकार के जो वोकैबुलरी की बात हमने की थी नोटबुक में, पहला वर्ड क्या था, नेसेंट ही तो था। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग टू डेवलप, शुरू होना लगा है। नेटल माने बर्थ से संबंधित है। नेचुरल माने जो भी गॉटन एट बर्थ, जो भी आपको पैदाइशी से मिल गया है वो नेचुरल है, जिसे कहते हैं नेचुरल टैलेंट। ठीक है, वो चीज हो गई। अब बात करते हैं रिमेंबरिंग वर्ड्स इन एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले एक अम्ब्रेला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर उसकी पॉइंट निकली हुई अम्ब्रेला की। ठीक है, और यहां से इस प्रकार से मान लीजिए आपने अम्ब्रेला बना लिया। ठीक है, अब ठीक है, इस अम्ब्रेला मतलब इसके अंतर है ना, मान लीजिए बारिश होने लगी। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस अम्ब्रेला के नीचे है, क्या वो भीगने वाला है? नहीं ना। तो इस तरीके से क्या कर रहा है ये अम्ब्रेला, उस पर्सन को शेल्टर दे रहा है ये। ठीक है, शेल्टर दे रहा है। उसी प्रकार से आपको एक प्रकार के वर्ड्स एक जगह लिख लेने चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, आपको है ना कॉमनली यूज्ड वर्ड्स की एक लिस्ट बनानी चाहिए। ऐसे वर्ड जिनका इस्तेमाल बहुत कॉमन होता है और ऐसे वर्ड जिनको आप पहले से ही जानते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे वर्ड्स शोइंग इमोशंस, ऐसे शब्द जो इमोशन को शो करते हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। क्या क्या हो सकते हैं वो? इमोशनल, पैशनेट, आर्डेंट, इम्पैशन्ड, टेम्पेस्टुअस, इंटेंस, सोलफुल, हिस्ट्रियोनिक, हिस्टेरिकल, टॉरिड, अब्लेज, अफ्लेम, एंग्विश्ड, बिटरली, ब्लेजिंग और बोर्ड। ठीक है, तो इन सब का रिलेशन इमोशनल होने से, भावुक होने से। ओके, तो आपने क्या किया, आपने ऊपर लिख लिया भावुक होना। ठीक है, और नीचे सारे वर्ड लिख दिए। अब क्या होगा, आपको बस इतना काम करना है, जैसे आज आपने ये वर्ड लिख दिए। ठीक है, अपनी कॉपी में आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए। फिर क्या करना है, या मैं क्या कहता हूँ, एक पेज में लिख लीजिए और उस पेज को चिपका दीजिए अपने स्टडी टेबल के ऊपर, या फिर ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां पे आपका ध्यान सबसे ज्यादा जाता हो। और उस कमरे में आते जाते, जैसे मान लीजिए मैं स्विच बोर्ड की बात करूं, जहां पे पंखे का लाइट का स्विच होता है ना, उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में इसको चिपका दीजिए। अब क्या करना है, बस स्विच ऑन करते करते 5-6 वर्ड्स पढ़ डालिए, है ना। भावुक होना माने क्या हो गया, इमोशनल, पैशनेट, आर्डेंट, इम्पैशन्ड, टेम्पेस्टुअस, इंटेंस, सोलफुल, है ना भाई। मैं मानता हूँ 2-4 दिन में आपको ये वर्ड्स याद हो ही जाएंगे, बल्कि जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, वही डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं, दूसरे प्रकार के वर्ड्स हो गए वर्ड्स शोइंग एंगर, गुस्सा दिखाने वाले वर्ड्स। कौन कौन से हैं? फ्यूरियस, इरेट, सीथिंग, इनफ्यूरिएटेड, इंसेंस्ड, लिविड, अपोप्लेटिक, मर्डरस, incandescent, steaming, at the end of your rope, breathing fire, fierce, hopping mad, ropeable, sick to your stomach, splenetic and wrathful। इन सब का रिलेशन गुस्से से है, गुस्सा आना। ठीक है, तो क्या करना है, इनको भी किनारा चिपका दीजिए। तो क्या हुआ, एक वर्ड आपने सीखा, जानते हैं पहले क्या, इमोशनल, भावुक होना, दूसरा गुस्से में आना है, गुस्सा होना। ठीक है ना। अब इनके कितने सारे वर्ड मिल गए, और आई एम श्योर इनमें से बहुत सारे वर्ड तो शायद आपको पता भी नहीं होंगे आज से पहले। जैसे मैं मानूं तो आपने शायद ये वर्ड आज फर्स्ट टाइम देखा होगा। ठीक है, उसके बाद में हिस्ट्रॉनिक आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। ठीक है, उसके बाद में इधर मैं बताता हूँ आपको, है ना, एपोप्लेटिक वर्ड आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। इनकैंडिसेंट फर्स्ट टाइम देखा होगा। ये मुहावरा एट द एंड ऑफ योर रोप, है ना, ये आपने शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा। उसके बाद में हॉपिंग मैड आपने ये फर्स्ट टाइम देखा होगा। रोपेबल फर्स्ट टाइम देखा होगा। सिक टू योर स्टमक और स्प्लेंटिक, है ना, ये सारे वर्ड आपने फर्स्ट टाइम देखे होंगे। लेकिन अगर आपसे मैं 2-3 दिन बाद पूछता हूं, बताइए टेम्पेस्टुअस का मतलब क्या है, तो आप इसका क्या बताएंगे, भावुक होना ही तो बताएंगे, है ना। हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या हुआ, भावुक होना हो गया। एपोप्लेटिक का मतलब क्या हो गया, गुस्से में आना, गुस्सा होना होता है। ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोपेबल, माने गुस्से में आना हो गया। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बार आप इनको पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा बार आपकी निगाहों से, आपकी आंखों से ये होकर गुजरेंगे, उतना ज्यादा जल्दी और उतना दिन तक आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और मैंने आपका काम ऑलमोस्ट आसान कर दिया है। कैसे कर दिया आसान? जैसे मैंने आपको बता दिया क्या कि कौन से वर्ड्स इमोशन को शो करते हैं, कौन से वर्ड्स एंगर को शो करते हैं। ऐसे मैं और भी लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, पहला है वर्ड्स फॉर लाइंग, स्विंडलिंग एंड कॉनिविंग। ठीक है, लाइंग माने झूठ बोलना, और स्विंडलिंग कॉनिविंग का मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स जो झूठ बोलने से संबंधित हैं वो आप इकट्ठे लिख लें। फिर ऐसे वर्ड जो अनोयंस और डिस्गस्ट शो करते हैं उनको साथ में लिख लें। झल्लाहट दिखाते हैं, है ना, गुस्सा आना दिखाते हैं, उनको लिख लीजिए। फिर ऐसे वर्ड्स जो फाइटिंग वर्ड है, झगड़ा करने वाले वर्ड है, ध्यान कीजिए पहला कौन सा वर्ड था? बेलीग्रेंट, बेलिकॉस, आप वो लिख लीजिए। और भी देखिए वर्ड आपको साथ में मिल जाएंगे। पीसफुल वर्ड्स, है ना, जो वर्ड्स शांति लाते हैं, जैसे सेरीन हो गया, काम हो गया। ठीक है, उनको साथ में लिख लीजिए, एक साथ में लिख लीजिए। फिर गोइंग बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग, आपको उन वर्ड्स को डिक्शनरी मीनिंग के बियॉन्ड जाना है। इसका मतलब होता है कि आप उनके साथ में एक चीज और भी करेंगे, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपका काम ये रहना चाहिए कि आप इनको सेंटेंस में चेक करें कि कैसे इनको यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा है ना विकेड वर्ड्स, है ना, वर्ड्स फॉर बिगिनर्स एंड एंडिंग। बिगिनिंग, शुरू में शुरुआत हो रही है, शुरुआत में क्या क्या होगा, कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, है ना, जैसे नेसेंट वर्ड आपने देखा तो बिगिनिंग के लिए था। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ का, है ना, ये कुछ मान लीजिए तो पहाड़ यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? ये पॉइंट कहलाएगा नादिर। ठीक है, ये पॉइंट कहलाएगा नादिर कहलाएगा। और जो टॉप का पॉइंट है उसे क्या कहलाएंगे? उसे कहेंगे हम जेनिथ। ठीक है, टॉप के पॉइंट को हम जेनिथ कह सकते हैं, हम उसको एपेक्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर जब मैं यहां से ऊपर मूव कर रहा हूंगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एसेंट। ठीक है, और जब वहां से नीचे आएंगे तो उसे कहा जाएगा डिसेंट। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स आप सीख सकते हैं। फिर वो वर्ड जो फियर को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, है ना, लव को दर्शाते हैं, है ना, हेट्रेड को दर्शाते हैं। फिर वर्ड्स फॉर द एवरीडे एंड द एलीट, जो आपके रोजमर्रा के वर्ड्स हैं आप उनको एक बार लिस्ट कर लीजिए। फिर जो टेक्निकल जार्गन्स हैं आप उनको लिस्ट कर लीजिए। फिर वर्ड्स फ्रॉम गॉड्स एंड हीरोज, भगवान के जो वर्ड्स हैं, हीरो के जो वर्ड्स हैं आप उनको साथ में लिख लीजिए। फिर जो वर्ड्स करेज और काउडाइस माने बहादुरी और कायरता दर्शाते हैं उनको लिख लीजिए। और भी हैं, ठीक है, हम्बल वर्ड्स, प्राइडफुल वर्ड्स। फिर वर्ड्स रिलेटेड टू बिलीफ एंड ट्रस्ट, है ना, विश्वास को दर्शाते हैं, उनको लिख लीजिए। फिर जिस प्रकार से हम बात करते हैं, हमारी बातचीत का तरीका, जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि वो कौन है? वो टॉकेटिव लोग हैं। ठीक है ना, और बहुत लोग बात बिल्कुल कम करते हैं तो उनको हम रेटिसेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स फॉर प्रेज, क्रिटिसिज्म एंड नॉनसेंस। ठीक है, इपोनिम्स फ्रॉम लिटरेचर एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री लिटरेचर से कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, वहां से निकाल लीजिए। ठीक है, बेफिक्र है, इन सब की बात हम करेंगे। ठीक है, मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा, है ना, मैं इन सबको लेके आऊंगा। जैसे मैंने ये देखो, जैसे मैंने इन वर्ड्स को डिस्कस किया हुआ है, ऐसे मैं आपको लिस्ट कर दूंगा कि इनके क्या मीनिंग है। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब आपका साथ साथ में रहेगा। ठीक है, उनकी बात करते हैं, वो वर्ड्स जो आप गेम्स के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो मैं मानता हूं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, है ना, अनफॉरगिविंग है। ठीक है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में, है ना, क्या प्रॉब्लम चल रही थी, आपके घर में बिल्कुल इनकम थी कि नहीं थी, आप बीमार थे, आपको चोट लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसका एग्ज़ाम 20 तारीख को लगा हुआ है, आप पहुंचे तो भी एग्ज़ाम होगा, आप नहीं पहुंचे एग्ज़ाम तो भी होगा। जब तक कोई नेशनल क्राइसिस नहीं हो जाता तब तक वो एग्ज़ाम नहीं टाला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इस बात को सोचते हुए बहुत गंभीरता से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हम श्योर आपको फायदे कम मिलेंगे, नुकसान ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एंजॉय करना भी जरूरी है, और खेल खेल में सीखने में एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं। तो पहला गेम है डम शराड्स। ठीक है, हम श्योर ये सबने खेला होगा, स्कूल्स में खेला जाता है वैसे ये गेम, जहाँ पे आपको 2 टीम बनानी है, एक टीम में से एक निकल कर आएगा। ठीक है, और आपके कान में किसी मूवी का नाम बताएगा। ठीक है, और क्या करना है, आपको बिना बोले
अपने हाथों से उसको इनैक्ट करना है, उसकी एक्टिंग करनी है। और आपकी टीम वाले अगर बता पाए, ठीक है, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और नहीं बता पाए तो जिसने आपको ये मूवी का नाम बताया था उस टीम को पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ध्यान करना है तो ये एक मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान की, काजोल की, और उसमें एक सीन था डम शराड्स का, ठीक है। तो वहां से आप इसको पिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मूवीज के नाम नहीं लेने हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कभी गूगल करें तो आप गूगल करना, एक गेम बता दूं, बच्चों के लेवल का गेम होता है ये, ठीक है। और उसका नाम होता है किड्स ऑन स्टेज, ठीक है। उसका नाम है किड्स ऑन स्टेज, ठीक है। और वहां पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे है ना फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ठीक है। वहां पे तीन फ्लैश कार्ड, तीन प्रकार के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और बच्चों को ये 6 साल से ज़्यादा, मतलब 6 इयर्स एंड प्लस का ये गेम होता है। मैं अपनी बच्ची को ये गेम खिलाता हूँ और वो बहुत इंजॉय करती है। उसमें क्या होते हैं बता देता हूँ आपको मैं। पहला जो है वो ग्रीन कलर के कार्ड्स होंगे, दूसरे रेड कलर के कार्ड्स होंगे और तीसरे ब्लू कलर के कार्ड्स होंगे, ठीक है। ग्रीन कलर के कार्ड्स में सारे एक्शंस हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, ठीक है। रेड कलर के कार्ड्स में सारे थिंग्स हैं और ब्लू कलर में सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको एक कार्ड पिक करना है, कार्ड में देखना है, जैसे मान लीजिए है ना पेंटिंग एक्शन आपको आया हुआ है, ठीक है। तो आप बिना बोले है ना सामने वाले को ये करके बताएं कि पेंटिंग आपको बताना है, ठीक है। तो आपने एक है ना एक इमेजिनरी बोर्ड ड्रॉ किया, उसमें एक ब्रश लिया और आपने पेंट करना चालू कर दिया, तो सामने वाला समझ जाता है कि पेंटिंग की बात हो रही है। ऐसी कार हो गया, ऐसे जिराफ हो गया, ठीक है ना। तो ये सब एक्टिंग करके बतानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक लेवल का गेम, जो बच्चों के लेवल का है, जो 6+ आपको मैंने बताया ना। लेकिन आपको लेवल अपना हाई रखना है, और वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ इसको भी। पहले इसको हटा देता हूँ और रुकिए जरा। ओके, तो देखिए क्या करना है। द क्लू इज शोन फर्स्ट, सबसे पहले क्लू दिखाया जाता है, फॉलोड बाय द आंसर, है ना। आपको क्या करना है, क्लू दिखाया जाएगा। क्लू क्या है, अ मॉर्नफुल फादर, माने एक सैड, दुखी पिता आपको दिखाया जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये सारे दिखाए जाएंगे आपको। मान लीजिए हम दो लोग खेल रहे हैं गेम, ठीक है। जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है वो आप अपने को मानिए और मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति जो है उसको आप साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो जज करने वाला है, तीसरा व्यक्ति जो जज करने वाला है, हम लोग खेलने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहले कार्ड्स दिखा दिया आपको, ये देखो क्या है, एक मॉर्नफुल फादर है, एक दुखी पिता इसमें है, फिर है एक्सटैटिक पैट्रियार्क, ठीक है, बहुत ना अजीब सा व्यक्ति है, एक्सटैटिक है ना, लिविड है ना, इविल प्रीचर है, पुसिलैनिमस ब्लैकवर्ड है, फैक्टिशियस यंग पर्सन है, इंडोलेंट फ्लावर है, ठीक है। हमने इसकी चर्चा कर ली, मैंने आपको दिखा दिया, आपने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब उसके बाद कार्ड्स को रख दिया, इनको शफल किया, ठीक है। और फिर मेरा नंबर आता है, मैंने उठाया और देखा उसमें लिखा हुआ था ईवल प्रीचर, ठीक है। मैंने ऐसा व्यक्ति जो बुरा है और वो सिखाता है, ईवल प्रीचर है, ठीक है। अब मुझे इसकी एक्टिंग करनी है कि आप उसको बता पाए मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मैंने है ना बहुत चीज़ें सिखानी शुरू कर दी। मैंने बोर्ड एक ड्रॉ किया अपने माइंड में, है ना, उस पर लिखना शुरू किया, और फिर मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चों को मार रहा हूँ मैं बिना बात के, ठीक है। तो वहां से आप निकाल सकते हैं अच्छा ईविल प्रीचर है, या फिर मैं उसकी जगह सिनिस्टर मिनिस्टर भी कर सकता हूँ, ऐसा मिनिस्टर जो ईवल है, बुरा है, ठीक है। या फिर मैं पुसिलैनिमस ब्लैक बर्ड कर सकता हूँ, काली चिड़िया है जो पुसिलैनिमस है। व्हाट इज पुसिलैनिमस, माने कायर, डरपोक, ठीक है। क्रेवन रेवन, रेवन कौन होता है, कौवा होता है ना, तो डरपोक कौवे की मैं एक्टिंग कर सकता हूँ यहाँ पर। तो कुछ भी आपको ऐसा करना है जिससे है ना ये गेम जो है इंटरेस्टिंग बन जाए, ठीक है ना। भाई मैं तो जब अपनी बच्ची के संग खेलता हूँ तो उसको बड़ा मजा आता है, वो 3-4 बार खेल जाती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में ऐसा नहीं कि वो ये आसान गेम है, ठीक है, उसके साथ साथ में मैं इनोवेट भी करता रहता हूँ। कभी कभी मैं उसके स्कूल का ही कुछ उसको पूछ लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं डेज ऑफ वीक पूछ रहा हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है ना, उसको भी आप खेल सकते हैं, है ना। आप मंथ के नेम खेल सकते हैं, आप कलर के नेम खेल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए। तो पहला हो गया आपका डम शराड्स। दूसरा है क्लू रिव्यू,
ठीक है। क्लू रिव्यू कुछ भी, ये भी उस प्रकार का गेम ही है। आगे पढ़ते हैं क्या इसमें। टू प्ले क्लू रिव्यू राइट 20 to 30 टारगेट वोकैबुलरी वर्ड्स ऑन इंडेक्स कार्ड्स। आपको उसमें कार्ड्स बनाने हैं और उन कार्ड्स पे 20 और 30, 20 से लेकर 30 आपको टारगेट वोकैबुलरी जो आप सीखना चाहते हैं उनको लिख लीजिए उन पे। फिर क्या करना है, वन प्लेयर विल सर्व एज द क्लू गिवर, एक व्यक्ति इसमें क्लू देने वाला बनेगा, एंड द अदर विल बी इन द हॉट सीट, और दूसरा जो है वो हॉट सीट में बैठा होगा। इफ यू आर ऑन द हॉट सीट, अगर आप हॉट सीट में हैं, शफल द डेक ऑफ वोकैबुलरी कार्ड्स फेस डाउन, है ना, उनके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो नीचे होने चाहिए, उनको शफल कीजिए, उनको आप, है ना, फिर सिरे से सराहने की कोशिश कीजिए। रैंडमली टेक वन कार्ड फ्रॉम द डेक, उसमें से कोई कहीं से भी कार्ड निकाल लीजिए, प्लेस इट ऑन योर फोरहेड, अपने फोरहेड में रख लीजिए, सो दैट द क्लू गिवर कैन सी द वर्ड। ठीक है, ये वर्ड को वो देख पाए, सामने वाला जो क्लू देने वाला व्यक्ति है ना उसको देख पाए। आप अपने माथे पे इसको लगा लीजिए लेकिन आप ना देख पाए। द क्लू गिवर देन प्रोवाइड्स क्लूज फॉर यू टू गेस द वर्ड। तो वो क्या करेगा, अब आपको क्लूज देने की कोशिश करेगा लेकिन वो वर्ड नहीं बोलेगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, द क्लू कैन बी अ डेफिनेशन, अ रिलेटेड वर्ड और अ पर्सनल कनेक्शन और टू द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द वर्ड लॉन मोअर द क्लू गिवर माइट से। ठीक है, वो क्लू क्या हो सकता है, वो क्लू कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई ऐसा वर्ड उसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है ना, कोई पर्सनल कनेक्शन हो सकता है उस वर्ड के साथ में। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, लॉन मोवर क्या होता है, लॉन मोवर होता है मैदान में घास काटने वाला यंत्र। तो वो क्या कह सकता है, इट्स अ मशीन दैट इज यूज्ड इन द फील्ड्स वेयर देयर इज ग्रास। ये वो मशीन है जो मैदान में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे घास होती है। ठीक है, अब इससे आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि वो क्या हो सकता है। और द क्लू गिवर माइट से, आई थिंक ऑफ अ क्लीन शेव व्हेन आई सी दिस थिंग। जब भी मैं इस चीज को देखता हूँ तो मैं क्लीन शेव का ख्याल करता हूँ। वो ये आपसे कह सकता है, आप इसको गेस करने की कोशिश करें कि भाई क्या हो सकता है मैदान में ऐसी कोई चीज जो मशीन है और जो साफ करती है, घास से उसका संबंध है। ठीक है, तो आई एम श्योर ये आपको मजेदार लगेगा। फिर इफ यू गेस द राइट वर्ड यू पुट द कार्ड डाउन एंड पुल द नेक्स्ट कार्ड इन द डेक। अगर आप सही शब्द बता पाते हैं तो उस कार्ड को आप नीचे रख लेते हैं और दूसरा कार्ड फिर आप उठा के लगाते हैं। इफ यू कांट गेस द वर्ड, ठीक है, अगर आप इस कार्ड को गेस नहीं कर पाए, यू कैन पास, आप इसे पास कर सकते हैं। और द क्लू गिवर कैन पास इफ ही और शी कांट कम अप विद द गुड क्लू। अगर क्लू बताने वाला व्यक्ति उसको सही क्लू नहीं दे पाया तो वो भी पास कर सकता है। The object of the game is for the pair of players to correctly identify all the cards from the deck without either one saying pass। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है गेम का, ठीक है, इज फॉर द पेयर ऑफ प्लेयर्स, वो दो लोगों का जोड़ा है, वो खेल सकते हैं। टू करेक्टली आइडेंटिफाई ऑल द कार्ड्स, सारे कार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है उनको, ठीक है ना, फ्रॉम द डेक विदाउट आइदर वन सेइंग पास, बिना कोई भी पास बोले इसको पूरा करना है। वंस यू हैव गॉन थ्रू द डेक स्विच रोल्स, एक बार आपने पूरी डेक कवर कर ली है फिर आप रोल को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू में तो आप बहुत इजी वर्ड्स लें, जिससे मैंने आपको कहा ना कि आप ऑब्जेक्ट्स के नाम ले सकते हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, कार हो गया, बस हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, बैट हो गया, है ना, ऐसे आप नाम ले सकते हैं। या फिर आप एनिमल्स के नाम ले सकते हैं, एलिफेंट, जिराफ, ऐसे। तो आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन आपको एक बार इंटरेस्ट इसमें आना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देन यू कैन प्ले स्क्रैबल, आप स्क्रैबल खेल सकते हैं। ठीक है, स्क्रैबल क्या होता है पढ़ते हैं। अ स्क्रैबल इज अ बोर्ड गेम विद स्क्वायर्स ऑन इट। उसमें स्क्वायर होते हैं कितने, 15 बाई 15, 15 है ना हॉरिजॉन्टल और 15 वर्टिकल इसमें आपके स्क्वायर्स होते हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स ऑन स्मॉल टाइल्स, छोटे टाइल्स में आपको लेटर्स लिखे मिलेंगे। ईच प्लेयर हैज टू पुट अ वर्ड ऑन द बोर्ड, हर एक प्लेयर को एक बोर्ड पे वर्ड लगाना होगा यूजिंग एनी ऑफ द 7 लेटर्स दैट दे हैव इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने 7 लेटर रखे जाएंगे, आपको उनका इस्तेमाल करके एक वर्ड बनाना है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है, स्क्रैबल हेल्प्स यू यूज एंड रिमेंबर न्यू वर्ड्स रेगुलरली। आप नए शब्दों को उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें याद भी रख सकते हैं, बाकी ये काम सब में हो सकता है। देन डूइंग क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल के बारे में समझते हैं। दो क्रॉसवर्ड्स नीड यू टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट एज इट टचेज मेनी एरियाज ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन रेंजिंग फ्रॉम आर्ट्स टू साइंस, हिस्ट्री टू ज्योग्राफी, daily use words to technical jargons etc, but after a week or more you can adapt at this। ठीक है, अगर क्रॉसवर्ड आप खेलते हैं तो शुरू में तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है आपसे एक भी वर्ड ना बने, क्योंकि यहाँ पे आर्ट से लेके साइंस तक, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी,
और डेली यूज के वर्ड से लेकर टेक्निकल वर्ड्स तक आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 2-4 हफ्तों के बाद या 2-3 हफ्तों के बाद आपको थोड़ा सा इसमें सहूलियत होने लग जाएगी। देन आप वर्ड गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है ना। वर्ड गेम बता देता हूँ कैसे होता है वर्ड गेम, ठीक है। मान लीजिए आप, है ना, अपनी कॉपी उठाइए और कॉपी में ऐसे आप, है ना, स्क्वायर्स बना दीजिए, ठीक है। ऐसे आप स्क्वायर्स बना दीजिए और ओके, क्या लिखा हुआ है, इट इज सिमिलर टू स्क्रैबल, स्क्रैबल के जैसा ही है, बट हेयर यू हैव टू राइट जस्ट 1 लेटर एट अ टाइम एंड द नंबर ऑफ लेटर्स इज योर स्कोर, ठीक है। तो मान लीजिए हम दो खेल रहे हैं, आप ए हो गए और मैं हो गया बी, ठीक है। हम दो लोग खेल रहे हैं, उसमें 3 4 5 6 आप 15 लोगों की भी टीम बना के मतलब लोगों को खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्क्रैबल से पहले, ठीक है, आप पहले वर्ड गेम खेलें उसके बाद स्क्रैबल खेलें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने, है ना, ए लिखा, ठीक है। अब ए कोई वर्ड है क्या, ऑफ कोर्स ए आर्टिकल है, ये पूरा वर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 1 नंबर मिल गया, जितने आपके लेटर्स होंगे वर्ड में उतना आपका स्कोर बनेगा। आपने 1 नंबर लिया तो मैंने इसमें एन बना दिया तो ये हो गया एन, तो मुझे मिल गया इसमें 2 नंबर। फिर आपने देखा ए एन बना हुआ, तो आप इसमें टी लगा सकते हैं तो बन गया ए एन टी, एंट, ठीक है। तो आपको मिल जाते हैं 3 नंबर, ठीक है। अब मैंने देखा एंट हो गया तो मैंने लगा दिया आगे पी, तो ये बन गया पी ए एन टी, पैंट, तो मेरे को मिल जाते हैं इसमें 4 नंबर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप हर बार जब तक ये पूरे स्क्वाड्स भर नहीं जाते तब तक आप इसे खेल सकते हैं, ठीक है। और दोनों की सहमति से आप चाहें तो नंबर ऑफ वर्ड्स लेटर्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया कि मिनिमम जो है आप 3 लेटर का वर्ड बना सकते हैं, उससे कम आप नहीं बना सकते, ठीक है। या कह सकते हैं आप मिनिमम 4 लेटर का वर्ड बनाइए, उससे कम आप नहीं बना सकते। जैसा चाहे आप इस गेम को खेल सकते हैं और वैसे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ सकती है, ठीक है। और फाइनली मैंने अपना सारी बातें कवर कर ली हैं, ठीक है। बस आपके लिए मैंने स्कोप छोड़ दिया है, आप इन स्ट्रैटेजीज को, मेथड्स को अप्लाई करिए और बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो भी करें पूरे दिल से करें, पूरा एंजॉयमेंट के साथ करें, मज़े लेते हुए करें, क्योंकि जिस काम में आपका मज़ा नहीं होता, आपका मन नहीं लगता, उसका रिजल्ट भी आधे अधूरे आते हैं और फिर आप कहते हैं कि भाई हमने ट्राई तो किया था, ठीक है ना। देखिए जो भी आप करें उसमें आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आपको रिजल्ट बिल्कुल खराब मिलेंगे, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड पर भी, ठीक है। लेकिन है ना, पढ़ाई के साथ साथ चलता रहेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि है ना सिर्फ एटीट्यूड पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता है ना। राइट, है ना, मेथड्स भी आपको यूज करने होते हैं राइट माइंडसेट के साथ साथ, ठीक है। इतना बहुत आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।